गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉ और बिजनेस लॉ में जो चैप्टर डील करेंगे वो है चेक। चेक सेक्शन सी में डिफाइन करता है एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर नॉट expressed to be payable otherwise than on demand. It includes the electronic image of truncated check and a check in electronic form. चेक जो है वो सेक्शन 6 में डिफाइन करता है। चेक को हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें ड्रॉई होगा उसको वो सिर्फ केवल बैंकर ही होगा। एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि सेक्शन 6 में स्टेट दैट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज द एक्सप्रेशन a check in an electric form means a check which contain an exact mirror image of a paper check is generated and written and signed in a secure system ensuring the minimum safety standard with the use of a digital signature and a asymmetrically crypto system। डिजिटल चेक के बारे में जो कि बिल्कुल एक पेपर इमेज होगा ओरिजिनल चेक का। ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं ये चेक का स्पेसिमेन है, मीन्स नमूना है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे डेट लिखा है, फेवर लिखा है, प्रीवियस बैलेंस लिखा है और ये चेक ऑटोमेटिकली यहाँ पे पे टू जिसके नाम पे आपको इशू करना है रुपीज़ में आपको लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? अल्फ़ाबेटिकल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ न्यूमेरिकल में लिखना पड़ेगा बैंक का अकाउंट का नंबर। अब हम देखेंगे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अ ड्रॉइंग, अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। बैंक में ही चेक ड्रॉन होगा, किसी पर्सन या थर्ड पार्टी में ड्रॉ नहीं हो सकता। हिंस ओनली बैंक कैन बी अ ड्रॉइंग, whereas as a bill may be drawn on any person including a बैंक। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी कोई भी ड्रॉय हो सकता है, इवन बैंक भी एक ड्रॉय हो सकता है। एक्सेप्टेंस, अ चेक डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉय बिफोर द डिमांड ऑफ द पेमेंट। पेमेंट से पहले कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नॉट फॉर एक्सेप्टेंस। पेमेंट के लिए ही दिया जाता है, एक्सेप्टेंस के लिए नहीं है। इट इज़ इंटेंडेड फॉर इमीडिएट पेमेंट while a bill must be accepted by the drawee before he can made liable to pay upon it। इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा पेमेंट। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड, मीन्स डिमांड करने में ही पे किया जाएगा। जब तक आप चेक को आप सामने वाले बैंक में प्रस्तुत नहीं करेंगे वो पेमेंट कैसे करेगा। while a bill either can be payable on demand or after the expiry of a certain period or after a date। यहाँ पे बताया कि बिल जो है वो पेबल ऑन डिमांड रहेगा या ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टन टर्म या पीरियड निकल जाने के बाद। प्रेजेंटमेंट, the drawer of a check is not discharged from the liability if the check is not presented to the bank unless he suffers injury damage by delay in presentation for payment। अपनी लाइबिलिटी से हट नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाय द फेलियर ऑफ बैंक, बैंक का फेलियर हो गया, whereas a bill must be presented for payment otherwise the drawer will be completely discharged from the liability। चेक को दे दिए हो तो आप अपनी लाइबिलिटी से हट नहीं सकते हो। क्या पता चेक आपका बाउंस हो जाए या तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करे तो आपकी लाइबिलिटी रहेगी अगर आप प्रेजेंट करोगे। लेकिन बिल आप पेमेंट कर दिए हो, सब कुछ कर दिए हो तो आप अपनी दायित्व से मुक्त हो सकते हो। फिफ्थ है द डेज ऑफ अ ग्रेस। अ चेक इज पेबल इमीडिएटली और डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस being allowed because it is always payable immediately on presentation for payment। चेक को हमेशा आप प्रेजेंट करेंगे तो पेमेंट उसका इमीडिएटली दिया जाएगा। while in the case of a time bill 3 दिन का ग्रेस अलाउ होता है from the due date with which the payment can be made। however in the case of bills payable on demand number of days are allowed। फिर है payable to bearer on demand। A check can be drawn payable to bearer on demand, whereas a bill payable to bearer on demand is absolutely void or illegal। मतलब
पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड मतलब जिसके हाथ में चेक रहेगा, जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा और वो डिमांड करेगा तो वो वॉइड है, लीगल। लेकिन चेक तो हमेशा बेयरर और डिमांड रहता है, जिसके हाथ में चेक है और वो डिमांड करेगा पेमेंट का तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन बिल्स पेबल में टू बेयरर ऑन डिमांड में एब्सोल्युटली वॉइड है, इलीगल है और सेक्शन 31 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोटिस ऑफ डिसऑनर। इफ अ चेक इज डिसऑनर, no notice of dishonor is required. While the notice of dishonor of a bill to be given to all the parties liable to pay upon it, and if such notice is not given, neither the drawer nor the other party will be liable for the payment. अब डिसऑनर का नोटिस बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर सारी पार्टी क्या रहती है, निर्भर रहती है। लेकिन नोटिस आप इसको नहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Notice and the protest. In the case of dishonor of a check, it is not required to be noted or protested for dishonor. Dishonor करने के लिए आपको protest करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन in the case of bill, there is a notice of protest for dishonor. Dishonor के लिए आप विरोध कर सकते हैं। Countermanding the payment. A check is revocable mandate authority and may be revoked by the countermanding the payment. That is, the drawer can ask the bank to stop the payment of issued check. Issued check के payment को वो क्या कर सकते हैं, stop कर सकते हैं। And the payment of bill cannot be countermanded by the drawer. That is, the drawer cannot stop the other party from making the payment. इसको काउंटरमैंडिंग नहीं कर सकते। जब चेक कर सकते तो सामने वाला पार्टी बोल सकता है कि भाई ये चेक को रुकवा दो, लेकिन बिल ऑफ पेमेंट में, बिल्स पेबल वगैरह में, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट थिंग बताया गया, अ चेक मे बी क्रॉस बट अ बिल कैन नॉट बी क्रॉस्ड। Next has stamp. A check does not require any stamp to be affixed thereupon, while a bill must be properly stamped under the provision of the Indian Stamp Act 1899. स्टैम्प होना जरूरी है किसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल पर चेक का स्टैम्प जरूरी नहीं रहता। अ चेक इज जनरली यूज फॉर इनलैंड पेमेंट, वेयर अ बिल कैन बी यूज फॉर इनलैंड एंड द फॉरेन पेमेंट। बाहरी भी अपन यूज कर सकते हैं। In the case of check, if the signature of drawer has been forged, the bank has payment of such check in due course, then statutory protection is available to the pay bank and it is relieved from its liability. Where if there is forged signature upon a bill or any party to, then the person who pays the amount of the bill does not get a statutory protection. यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर फर्जी सिग्नेचर किसके द्वारा चेक में है तो बैंकर जो है वो बच सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है उसको। लेकिन यहाँ पे फॉर सिग्नेचर अगर मिला तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन की उम्मीद रखना ही ना। बैंक अकाउंट, अ चेक कैन बी ओनली ड्रॉन बाय द पर्सन हु हैज़ हिज करंट ऑफ सेविंग अकाउंट विद द बैंक, व्हाइल अ बिल कैन बी ड्रॉन बाय अ पर्सन वेदर ही हैज़ अकाउंट विद बैंक और नॉट। जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट हो या ना हो। ये अब एंड हो गया है हमारे टॉपिक का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है। पहला पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं, उसका डेफिनेशन सेक्शन 13 फर्स्ट में डिफाइन किया गया है। फिर हमने पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सेकंड हमने डील किया कि प्रिजम्पशन क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। फिर हमने डील किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें हमने पता किया कि प्रॉमिसरी नोट होता है, दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा होता है आपका चेक। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है आपका। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर, ड्रॉई और पे वर्ड यूज़ किया है वो सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। फिर हमने पढ़ा एसेंशियल्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फिर पढ़ा है डिस्टिंग्विशन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट के बारे में। फिर हमने पढ़ा है कि इसका स्पेसिमेन किस तरीके से होता है। चेक कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, चेक डिफाइन हुआ है सेक्शन 6 में डिफाइन हुआ है।
तो ये सारे जो हैं हम उसमें पढ़े। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमने इसमें पढ़ा है कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के इसमें अंतर क्या होता है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। थैंक यू। ग्रेट।